इसकी क्लास में स्वागत है आपका बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 बल तथा गति के नियम। बच्चों इस चैप्टर को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को यानी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को भी इसके पहले की वीडियो क्लासेस में कर चुके हैं और साथ ही लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी हम हल कर चुके हैं। आज हमें करना है दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को। तो यहाँ पर चलिए करते हैं इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको हम आप फेयर कॉपी में भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी क्यों कहा जाता है, या द्रव्यमान और जड़त्व में क्या संबंध है और उसका एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को जो है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप कर सकते हैं। तो द्रव्यमान और जड़त्व का जो है मात्रक जो है अगर एसआई सिस्टम में बात की जाए तो किलोग्राम है, और जड़त्व की बात करें तो वह प्राकृतिक किसी भी वस्तु का जड़त्व जो है वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का जो है वो विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की क्या होती है, माप होती है। तो यहाँ पर देखिए जड़त्व का नियम जो है वो है गुणात्मक रूप से किसी वस्तु का विराम अवस्था में रहने या एक समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति ही जो है वो जड़त्व कहलाती है। यही नियम जो है गति का पहला नियम भी कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कारण बताने से संबंधित, वो भी अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ पर पेड़ की शाखा को हिलाने से फल नीचे गिर जाते हैं, क्यों? केले के छिलके पर पैर पड़ने से हम अपना जो है संतुलन खो देते हैं, क्यों? और साथ ही जो टायर है उनको लहरदार तथा खुरदुरा बनाया जाता है, क्यों? तो यहाँ पे सब कारण से संबंधित क्वेश्चन हैं जिनको जो है आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और साथ ही इसके आंसर आपको पता भी होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पेड़ की शाखा को जब हम मिलाते हैं बच्चों, तो फलों का नीचे गिरना जो है इस पर आधारित है कि शाखा जो होती है वो क्या हो जाती है, मूवमेंट में आ जाती है, यानी गति की अवस्था में आ जाती है। लेकिन जो फल हैं वो बच्चों स्थिर ही रहना चाहते हैं। यहाँ जड़त्व के कारण जो है विराम में ही रहना चाहते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पर जड़त्व का नियम या न्यूटन की गति के पहला नियम लागू हो रहा है। इसके बाद है फिर अगर हम बात करें सेकंड वाला, तो केले का छिलका जो है पर हमारा पैर पड़ता है तो हम जो है वो गिर जाते हैं, हमारा संतुलन बिगड़ जाता है, हम फिसल जाते हैं, क्यों? तो यहाँ पर देखिए जो केले का छिलका है बच्चों जब पैर पर पड़ता है तो पैर और पृथ्वी के बीच का जो घर्षण बल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण जो है चलने के लिए जितना आवश्यक घर्षण बल चाहिए है वो हमें नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हमारा संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है और हम क्या करते हैं, स्लिप हो जाते हैं या गिर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हो गया। अब इसका तीसरा जो है वो है आपका सड़क की सतह की बात की जा रही है। तो सड़क की सतह तथा टायर के सड़क की सतह पर जो है चलने के लिए जो टायर बनाए जाते हैं वो खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं, खुरदुरे क्यों बनाए जाते हैं? तो सड़क की सतह तथा टायर के बीच में बच्चों घर्षण बल बढ़ाने के लिए जो है, ताकि उनके बीच में घर्षण जब ज़्यादा होगा तब जो है वो तेज़ी से जो है आगे बढ़ेंगे। अगर घर्षण जो है समाप्त कर दिया जाएगा तो टायर जो है वहीं पर स्लिप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है उनकी टायरों के बीच में लहरदार या खुरदुरा बनाया जाता है ताकि घर्षण जो है उनके बीच में बढ़ जाए, और जिसके कारण जो है तीव्र गति होने पर अगर अचानक से जो है ब्रेक लगाने पर जो है या तीव्र गति होने पर जो है वाहन जो है अनियंत्रित होकर जो है स्लिप ना करें। इसके बाद देखिए बच्चों कारण देना है आपको कि बंदूक की गोली जो है वो शरीर में क्यों घुस जाती है। ठीक है, तो ये जब बंदूक चलती है तो उसकी गोली तो छोटी सी होती है ना, तो वो हमारे शरीर को आर पार क्यों कर देती है, इसका कारण आपको देना है। और ये क्वेश्चन भी है कि यदि कोई व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तो नाव विपरीत दिशा में चली जाती है, ऐसा क्यों होता है? और जूते के जो तले होते हैं वो क्यों घिस जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए अगर आप बंदूक की बात करें तो जो बंदूक से निकलने वाली गोली जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा वेग उसका होता है और आकार जो है उसका द्रव्यमान जो है वो बहुत कम होता है, जिससे शरीर में चूँकि वेग अधिक होने के कारण जो है बहुत कम समय में ही वो शरीर से टकरा जाती है, और जिसके कारण जो है उसका जो है लास्ट वाला जो वेग है, अंतिम वेग जो है वो शून्य हो जाता है। तो उसमें वेग की परिवर्तन की दर यानी कि बल जो है वो बहुत ज़्यादा उस समय उस पर लगता है। क्योंकि F=ma होता है, द्रव्यमान जो है वो बहुत ही कम है गोली का, और जो उसका वेग में परिवर्तन है, ठीक है, या त्वरण है वो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण जो है बल बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है, फलस्वरूप गोली जो है वो शरीर को भेदती हुई निकल जाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि नाव से कूदने के लिए जब कोई व्यक्ति जो है पैरों से बल लगाता है और नाव को पीछे की ओर ढकेलता है, तो इस क्रिया में जो है वो बल के कारण जो है नाव पीछे की ओर हट जाती है, लेकिन नाव भी बच्चों जो है वो बराबर हुआ विपरीत दिशा में बल लगाती है, जिसे प्रतिक्रिया बल बोला जाता है। और ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के समान किंतु विपरीत प्रक्रिया होती है। तो इसके कारण मनुष्य जो है वो आगे की
ओर जो है ये बल लगता है, जिसके कारण वह किनारे पर जो है वो कूद जाता है या किनारे आगे की ओर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और नाव जो है वो पीछे की ओर चली जाती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सड़क पर चलते समय जो जूते हैं वो क्यों घिस जाते हैं, तो जब हम बच्चों सड़क पर चलते हैं तो जूतों के तले और सड़क के बीच में जो घर्षण बल कार्य करता है, तो घर्षण बल के कारण जो है वो घिस घिस करके जो है जूते जो है वो तले जो होते हैं उसके घिस जाते हैं, जूते जो हैं वो तलवे से घिस जाते हैं। जो कि इंपॉर्टेंट है वो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है, या द्वितीय नियम को लिखिए और न्यूटन की गति के दूसरे नियम के लिए जो गणितीय संबंध है वो स्थापित कीजिए, या गणितीय संबंध का जो है वो निगमन कीजिए, गणितीय रूप से निरूपण कीजिए। ये इसमें से कुछ भी आ सकता है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आप लोगों ने अच्छे से समझा है, किया है। तो द्वितीय नियम क्या है कि यदि किसी वस्तु पर कोई असंतुलित बल कार्य करे तो वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर जो है वो बल के समानुपाती एवं लगाए गए बल की दिशा में जो है वो होती है। तो यहाँ पर मान लेंगे कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, सीधी रेखा में u प्रारंभिक वेग से जो है गति कर रही है और समान त्वरण जो है एक के साथ जो है वो गति कर रही है, और t समय में उसका अंतिम वेग जो है वो v हो जाता है। तो प्रारंभिक संवेग की बात करें तो संवेग बराबर होता है मात्रा गुणे वेग। तो प्रारंभिक संवेग जो है मात्रा तो वही रहेगी और वेग जो है प्रारंभिक वेग क्या है u है, तो mv हो जाएगा। और अंतिम संवेग की बात करें तो मात्रा गुणे वेग, यहाँ पर अंतिम वेग क्या है आपका v है, तो mv हो जाएगा। अगर संवेग में परिवर्तन की अगर बात करें हम तो क्या हो जाएगा, mv माइनस mu हो जाएगा। और न्यूटन के गति के नियम से बल जो है वो समय में परिवर्तन की दर के जो है समानुपाती होता है, इसलिए F इज प्रोपोर्शनल टू जो है हो जाएगा mv माइनस mu बटे t हो जाएगा। दर है चूंकि इसलिए t बटे में लिखा हुआ है बच्चों, m दोनों में से कॉमन आ जाएगा। और इसके बाद फिर चूंकि v माइनस u बटे t क्या है, ये है त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर जो है वो त्वरण कहलाती है। तो वहाँ पर m इंटू a हो जाएगा। और यहाँ अगर प्रपोर्शन का चिन्ह हटता है, समानुपाती का चिन्ह बच्चों हटाया जाता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है। तो यहाँ पर हमने एक नियतांक के मान लिया है और के जो है वो स्थिरांक या नियतांक कहलाता है। यहाँ पर के इक्वल टू अगर हम 1 रख दें तो हमारा समीकरण बन जाएगा एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एफ इक्वल टू एम ए जो है यही हमारा द्वितीय नियम है, जिसका गणितीय निरूपण इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो है क्रिकेट का खिलाड़ी तेज गति से आती हुई जो गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हैं। तीसरे नियम का वर्णन इंपॉर्टेंट है बच्चों, न्यूटन के गति के तीसरे नियम का वर्णन कीजिए और उदाहरण भी दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है, तो तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया संबंधित नियम कहलाता है, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित बल पर आधारित है। और इसका नियम ये है बच्चों कि प्रत्येक क्रिया के समान किंतु विपरीत प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर देखिए जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाकर प्रभावित करती है तो हम कहते हैं वस्तुओं के बीच में अन्योन्य जो है क्रिया हुई है। उदाहरण के लिए अगर हम चुंबक जो है वो लोहे के टुकड़े के पास मिलाते हैं तो चुंबक जो है वो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अतः चुंबक और लोहे के टुकड़ों के बीच में जो है वो अन्योन्य क्रिया हुई है। इसी प्रकार जब हम फुटबॉल को बच्चों ठोकर मारते हैं तो पैर व फुटबॉल के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है। तो तीसरा नियम जो है अन्योन्य क्रिया के समय उत्पन्न बलों के विषय में जो है वो बताता है। तो एक वस्तु द्वारा लगाए गए बल को क्रिया बल कहा जाता है, दूसरी वस्तु द्वारा लगाए गए बल को प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। ठीक है, तो जब दो वस्तुएं आपस में जो है वो अन्योन्य क्रिया करती हैं तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। नियम में यही है बच्चों, प्रत्येक क्रिया के समान किंतु विपरीत प्रक्रिया होती है। यही है न्यूटन की गति का तीसरा नियम कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको समझा जा सकता है कि वस्तु ए है, वस्तु बी पर बल लगाती है तो वस्तु बी भी जो है उतना ही बल जो है वस्तु ए पर लगाएगी, लेकिन उसका डायरेक्शन बच्चों जो है वो चेंज रहेगा, डायरेक्शन जो है वो विपरीत दिशा में लगेगा। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर उदाहरण की बात करें हम तो सामान्य अनुभव की बात है कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली जो है वो आगे की तरफ जाती है और बंदूक कहाँ की ओर जाती है बच्चों, पीछे की तरफ जाती है, या हमें एक झटका सा लगता है क्योंकि गोली को आगे की तरफ ले जाने के लिए जो बल लगाया जाता है उतना ही प्रतिक्रिया बल जो है वो बंदूक भी जो है गोली भी बंदूक पर लगाती है, जिसके कारण जो है वो बंदूक पीछे की ओर जो है वो आती है। इस प्रकार से ये चित्र भी आपका क्रिया और प्रतिक्रिया बल को बता रहा है। इसी तरह से बच्चों तैरते समय मनुष्य जो है वो पानी को पीछे की ओर ढकेलता है, जिसके कारण जो है मनुष्य जो है वो पानी जो है वो मनुष्य को आगे की तरफ जो है वो ले जाता
है। ठीक है, प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया बल लग रहा है। इसी प्रकार से जब हम मेज पर घूंसा मारते हैं तो क्रिया करते हैं, तो मेज भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, जिसके कारण जो है वो हमारे हाथ में चोट लग सकती है, तो उसको प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण क्या है, इसके क्या कारण है। तो घर्षण के बारे में आप जानते ही हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ पर घर्षण के लिए जो है कैरम बोर्ड वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसमें बिना पाउडर डाले जो है गोटी आसानी से नहीं बढ़ती, और घर्षण को कम करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, पाउडर डालते हैं, ताकि गोटी जो है आसानी से जो है वो बढ़े आगे या तेज़ी से जो है जाए। और घर्षण का कारण भी आप बता सकते हैं कि घर्षण का मुख्य कारण जो है वस्तुओं की सतह का खुरदुरा या विषम होना होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो इसमें देखिए 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। ये तीनों क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है पूछ लिया जाता है, कारण बताओ वाले में पूछ सकते हैं बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन और एग्जाम में आ ही जाता है इनमें से कुछ ना कुछ। तो यहाँ यदि हथौड़ा जो है, अगर मान लीजिए उसका हत्था ढीला हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि हत्थे को हम पृथ्वी पर जो है उल्टा करके जो है ठोकने लगते हैं या पटकने लगते हैं, जिसके कारण जो हथौड़ा होता है वो जो उसका हत्था उसमें अपने आप जो है वो कस जाता है। क्यों? और दूसरी चीज़ ये, कंबल को ज़मीन पर जोर से पटकने से उस पर लगी धूल के कण जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। और इसके बाद फिर है बच्चों, चलती हुई गाड़ी से उतरने के लिए मनुष्य को बाद में गाड़ी की दिशा में कुछ दूर जो है वो दौड़ना पड़ता है, अगर नहीं दौड़ेगा तो वो गिर जाएगा। इसका कारण भी आपको देना है। तो और यहाँ पर देखिए और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर गति करती है, इसका कारण भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इन सब के जो है आंसर भी दिए गए हैं। जो है पहला जो है वो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार जो है, जब हम हथौड़े को जो है लेके आते हैं नीचे की ओर, और तो हथौड़ा और हत्था दोनों जो है गति करते रहते हैं, और जैसे ही जो पृथ्वी पर लगता है हत्था, तो उसका वेग तो शून्य हो जाता है। परंतु प्रथम नियम तो ये है कि जो गति कर रहा है गतिमान ही रहना चाहता है, जिसके कारण जो है हत्था जो है वो आगे की तरफ बढ़ करके जो है वो जो हथौड़ा है लोहे वाला, वो जो है उसकी लकड़ी यानी जो हत्थे है उस पर जो है आगे की तरफ आकर के कस जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो है कंबल में को अगर हम झाड़ते हैं तो धूल के कण तो स्थिर अवस्था में कंबल गतिमान हो जाता है। ठीक है, और कंबल का जो है वो एक पटकते ही, जिससे मान लीजिए हम पटक रहे हैं कंबल और को धूल के कण जो है गतिमान, तब दोनों चीज़ें जो है क्या है, गतिमान हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही पटकने के बाद कंबल जो है ज़मीन में आता है तो उसका वेग शून्य हो जाता है, जबकि धूल के कण जो होते हैं वो गतिमान ही रहते हैं, जिसके कारण जो है वो कंबल से जो है धूल के कण अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से गाड़ी वाला भी एग्जाम्पल है, आप इसको पढ़ चुके हैं अच्छे से बच्चों। और यहाँ पर इसके एग्जाम्पल बच्चों आप जो है देख सकते हैं, इसके उत्तर जो है वो आप पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसी तरह ये एथलेटिक वाला भी है। एथलीट जो है वो अपने आप को नहीं रोक पाता है और सीमा रेखा से बाहर भी कई बार फाउल कर देता है, जबकि उसको जो है रुक जाना चाहिए। तो वो गति की अवस्था के कारण होता है कि गति की अवस्था में बना रहना चाहता है, जिसके कारण जो है विराम अवस्था में आने में जो है उसको थोड़ा सा समय लग जाता है, जिसके कारण उसका पैर जो है वो बाहर, जो निर्धारित रेखा है उसके बाहर जो है वो चला जाता है। इसी तरीके से बच्चों नाव से कूदने वाला है, इस प्रश्न को भी हम लोग जो है वो कर चुके हैं, तो इसको आप कर लीजिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर, जो आंकिक प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो यहाँ आंकिक प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न जो है वो भी आप कर सकते हैं, जिसमें खिलाड़ी द्वारा बाल को रोकने के लिए लगाए गए बल की गणना करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर आप त्वरण ज्ञात कर लीजिएगा। त्वरण के बाद फिर बल का फार्मूला लगा दीजिएगा, F=ma वाला। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और द्रव्यमान समय दिया हुआ है, और उससे आपका बल जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न भी है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर इसको भी आप कर लीजिएगा। इसमें भी F=ma वाला फार्मूला लगेगा, और यहाँ पर आपको त्वरण जो है वो ज्ञात करना है, द्रव्यमान वगैरह जो है वो आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इस चैप्टर के जो है प्रश्नों को आप कर सकते हैं। अंकित प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है, उनको आप ज़रूर फेयर कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। और इनको समझाया भी गया बच्चों, आपको समझ में आया होगा क्लास में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न दिख रहे हैं उसमें से जिन पे बोल्ड लेटर है, जो टिक लगा हुआ है, उनको आप फेयर कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हमने दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ लिया है, और जो इम्पोर्टेंट दीर्घोत्तरीय प्रश्न है बच्चों, उनको निश्चित रूप से आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है बच्चों। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लास में।